हेलो स्टूडेंट्स, देखो अब अपना नेक्स्ट रिवीजन कहते हैं इसमें लेक्चर है चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये तो देखो फॉर्मेलिटी है। कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं, 29 चैप्टर्स है, टोटल 7 शेड्यूल्स हैं। इन पे क्वेश्चन नहीं बनता है। शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, इंटरप्रिटेशन वाले पोर्शन में आपको बताया था एक्ट के नेम को क्या बोलते हैं, शॉर्ट टाइटल। एक्ट कहते हैं इसमें बनाने का स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस क्या है, ये कहते हैं किसमें बताया जाता है, लॉन्ग टाइटल में। कमेंसमेंट प्रेसिडेंट के साइन इस दिन हुए, सेक्शन 1 इस दिन नोटिफाई हुआ, पर इंटर में अपने ज्यादातर डेट कौन सी आती है, 1 अप्रैल 2014। फिर एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया, नाउ इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 13, कोई भी कंपनी जो इस कंपनीज एक्ट 13 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है उस पर तो एक्ट लगेगी। साथ में कहते हैं इसमें कुछ स्पेशल कंपनियां या जो पुराने वाले कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई थी उस पर भी लगेगा। तो कंपनीज एक्ट कोई सा भी हो, नया वाला चाहे पुराने वाला, उस पर लगनी। स्पेशल कंपनियां, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर सप्लाई करने वाली कंपनी, अदर कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है उस पर भी लगेगा। अब स्पेशल कंपनियों के लिए तो स्पेशल एक्ट बने हुए। फिर हम कंपनीज एक्ट क्यों लगा रहे हैं भाई, स्पेशल एक्ट में अगर कोई चीज मिसिंग है पर कंपनीज एक्ट में गिवन है तो ये भी तो कंपनियां ही है, तो हम कंपनीज एक्ट से प्रोविजन बोरो कर लेंगे। कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी मींस अ कंपनी, डॉट डॉट मींस, मतलब ये कौन सी डेफिनेशन है, रेस्ट्रिक्टिव, एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव। तो जिसका इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट में हुआ हो या किसी न किसी, चाहे नए वाले चाहे पुराने वाले कंपनीज एक्ट में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी वैसे डायरेक्टली गिवन नहीं है, सेक्शन 9 में काम आएगी। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अपने मेंबर से अलग होती है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कोई भी कंपनी है अगर वो पब्लिक है तो उसका नेम का एंड लिमिटेड वर्ड से होगा, प्राइवेट है तो उसके नेम का एंड प्राइवेट लिमिटेड से होगा। दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, लिमिटेड। इसका मतलब इस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो नेचर ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ लायबिलिटी, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर की मैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर की मैक्स वैल्यू कितनी आएगी, जितनी उसने गारंटी दी। दोनों है तो दोनों ले लो। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल फॉरएवर, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, अब कहते हैं इसमें उसकी मेंबर से सेपरेट एंटिटी है तो मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, तो कंपनी के ऊपर उसकी मेंबर की डेथ इंसॉल्वेंसी का फर्क नहीं पड़ता। सेपरेट प्रॉपर्टी, हु इज द ओनर ऑफ अ कंपनी, दो आंसर, रियल ओनर, डीम्ड ओनर। पैसा किसने लगाया, शेयर होल्डर्स ने, तो डीम्ड या इंप्लाइड ओनर तो कौन है, शेयर होल्डर्स। बट सारा काम किसके नाम से होता है, कंपनी के नाम से, तो एक्चुअल ओनर कौन है, कंपनी इटसेल्फ। तो कंपनी की ओनर कंपनी इटसेल्फ है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी का ओनर कौन होगा, कंपनी इटसेल्फ, नॉट इट्स मेंबर्स। कैपेसिटी टू sue एंड बी sued, कंपनी अपने नाम से थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है, कैपेसिटी टू sue। सिमिलरली कंपनी अपने नाम पर केस फाइल करवा भी सकती है, कैपेसिटी टू बी sued। कॉमन सील, कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है खुद तो साइन कर नहीं सकती, तो उसकी कॉमन सील क्या मानी जाती है, उसके सिग्नेचर कहते हैं इसमें माने जाते हैं। अब इसे अफिक्स्ड कौन करता है, कंपनी की साइड से इश्यू डॉक्यूमेंट पे कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉइज। पहले क्या था, बिफोर 2015 कॉमन सील और दो डायरेक्टर का साइन जिसमें एक एमडी के साइन हो वो डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाता था, पर आफ्टर अमेंडमेंट कॉमन सील ऑप्शनल हो गई, सिग्नेचर में 2 डायरेक्टर्स या 1 डायरेक्टर प्लस 1 सीएस के साइन से काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं प्रमोटर। येलो वाला तरीका आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आता है। प्रमोटर में 3 तरीके के प्रमोटर का सेंस है, एक नाम वाला प्रमोटर, चाहे प्रोस्पेक्टस में चाहे एनुअल रिटर्न में। दूसरा कंट्रोल वाला प्रमोटर, कंपनी के अफेयर्स पे शेयर होल्डर डायरेक्टर किसी भी नाम से हो। और तीसरा एडवाइस वाला प्रमोटर, ये आपकी लाइन फ्रीक्वेंटली यूज आती है, जिसके एडवाइस डायरेक्शन या कंट्रोल पे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, अकस्टम्ड टू एक्ट, हैबिचुअली एक्ट करने की आदत है। लेकिन अगर ये एडवाइस प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी गई है तो इसको हमें काउंट नहीं करना। बेसिकली प्रमोटर वो पर्सन है जो कंपनी बनाने का आइडिया जनरेट करता है, फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाता है, कंपनी के लिए फंड्स का अरेंजमेंट करता है।
इनमें से कोई भी काम करने वाला पर्सन, चाहे इनिशियल लेवल पे काम करे चाहे सब्सिक्वेंट, वो कौन है? प्रमोटर। नेक्स्ट लेते हैं सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देखो सेक्शन 3 बड़ा सेक्शन है, पर इसमें क्या है, अलग अलग जगह का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो मैंने उसके अलग अलग कनेक्शन तो अलग अलग जगह बताया, जैसे ज्यादातर कनेक्शन ओपीसी का जुड़ा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, हम कौन सी कंपनी बनाएंगे? या तो अनइनकॉर्पोरेटेड, जो इंडिया में होती नहीं, या फिर इनकॉर्पोरेटेड। अब इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो ये 3 टाइप की होती है। चार्टर्ड कंपनी, राजा रानी के टाइम पे रॉयल चार्टर की भी यहाँ पे बनी। स्टैट्यूटरी कंपनी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से स्टैट्यूट एक्ट बनाया। रजिस्टर्ड कंपनी हमारी नॉर्मल कंपनी। कंपनी कोई से भी हो, या तो पब्लिक होगी या प्राइवेट। अब मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी। कंपनी के पास शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों में ही सेम वर्जन है। पर्पस, केवल लॉफुल पर्पस के लिए बनाएंगे। मिनिमम मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, आपको एक सीक्वेंस ध्यान रखनी है। मिनिमम मेंबर्स का एक फॉर्मूला है 7 to 1, 7 पब्लिक कंपनी के लिए, 2 प्राइवेट कंपनी के लिए, 1 ओपीसी के लिए। मिनिमम डायरेक्टर्स फिर एक फॉर्मूला है 3 to 1, वही पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी। कंपनी का एंड ऑफ नेम, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट वर्ड जरूर आएगा, चाहे ब्रैकेट में आए, चाहे शॉर्ट में प्राइवेट आए, चाहे फुल फॉर्म में, और लिमिटेड। ओपीसी के नाम में, कंपनी के नाम के बाद और प्राइवेट वर्ड से पहले क्या वर्ड यूज आएगा? ओपीसी। गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को हमने छूट दी है। आपका मूड हो तो नेम के एंड में लिमिटेड, प्राइवेट, लिमिटेड लगाओ, नहीं हो तो मत लगाओ। 3A, कब लिमिटेड कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, या कब मेंबर्स को सेवरली लायबल किया जा सकता है? देखो अभी आपको बताया मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट में 2। अब इन मेंबर्स में हो गया रिडक्शन, तो बचे कितने? 6 और 1, तो मिनिमम का डेटा फुलफिल नहीं हो रहा। तो सेक्शन 3A कहता है इस शॉर्टफॉल को 6 मंथ्स में पूरा कर दो। 6 मंथ्स अलाउड टाइम दिया गया है। इन 6 मंथ्स में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए कंपनी लायबल है। पर अगर कंपनी का बिजनेस 6 मंथ्स के बाद भी कंटिन्यू किया गया रिड्यूस्ड मेंबर से, जो कम रह गए उनसे, तो 6 मंथ्स के बाद के ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी भी लायबल होगी और वो डिफॉल्टिंग मेंबर्स भी लायबल होंगे जिनको इस रिडक्शन की नॉलेज थी। ये तो एग्जांपल है। प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और स्पाइस प्लस। आप अगर फाउंडेशन के रूट से हो तो आपने एक चीज देखी होगी, सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर ऑफलाइन वाला, और एक स्पाइस सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ये ऑनलाइन वाला। ये अलग अलग थे, पर अब यहां पर दोनों क्या हो गए? मिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, वही मिनिमम मेंबर 7 to 1 लॉफुल पर्पस। ई फॉर्म आईएनसी 32 फॉर्म नंबर याद रखना है। ई फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आईएनसी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म, चैप्टर के नेम से उसका फॉर्म नंबर बनता है। कौन यूज कर सकता है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, कोई भी। किसके लिए यूज करेगा? देखो कंपनी का नेम भी रिजर्व इसी फॉर्म से हो जाएगा, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इससे हो जाएगा, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट इससे हो जाएगी, और दिन भी डायरेक्टर के लिए इसी से ले लेंगे, पर केवल एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद ई फॉर्म आईएनसी 32 डायरेक्टर्स के लिए यूज नहीं आता है। अब ये ई फॉर्म आईएनसी 32 में किसको फाइल करना है? आरओसी को। एक सिंपल प्रोसेस ध्यान रखो, एक एंटिटी है जिसको रजिस्टर्ड होना है, एक अथॉरिटी है जिसके पास रजिस्टर्ड होना है, बीच में डॉक्यूमेंटेशन फीस, अथॉरिटी क्रॉस चेक करके रजिस्ट्रेशन कर देगी और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। एंटिटी कौन है? कंपनी। अथॉरिटी कौन है? आरओसी। बीच में डॉक्यूमेंटेशन एंड फीस, तो डॉक्यूमेंटेशन में कंपनी के भी आप पे क्या? एमओए, एओए, कुछ डिक्लेरेशन, फीस, ये दे दो। आरओसी सेटिस्फाइड हो गया तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देगा। सीओआई किसके साथ दे देगा? सेम के साथ। तो ई फॉर्म आईएनसी 32 आरओसी को फाइल करना है। कौन सा आरओसी को फाइल करेंगे? जिसकी जुरिस्डिक्शन में आपने रजिस्टर्ड ऑफिस कहते हैं ओपन करने का प्लान बनाया। आरओसी सेटिस्फाइड है तो नेम रिजर्व कर देगा 20 डेज। नेम रिजर्व होने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ड्यूली साइंड एंड सब्सक्राइब्ड एमओए, नहीं हुए, नेक्स्ट डिजिट 33, 34। कौन करता है? बाय सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए। कितने सब्सक्राइबर चाहिए? वही 7 to 1। ये अलग अलग तरीके हैं सब्सक्राइबर्स, देखो कौन से हो सकते हैं। इंडिविजुअल हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। बस बॉडी कॉर्पोरेट में एक चीज ध्यान रखना है, चाहे एलएलपी हो चाहे कंपनी हो, एक कंपनी के एमओए की सब्सक्राइबर कोई दूसरी कंपनी है
तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो सब्सक्राइब नहीं कर सकती, तो किसी न किसी पर्सन को ऑथराइज करेगी। अगर बॉडी कॉर्पोरेट एमओए एओए सब्सक्राइब कर रही है तो 2 डिफरेंट पर्संस को अपॉइंट करेगी। मतलब मिस्टर ए एमओए सब्सक्राइब कर रहा है तो मिस्टर ए एओए नहीं सब्सक्राइब कर सकता उस बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे। इंडिविजुअल होता तो वो खुद ही कर देता। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में कंपनी बनाना चाहता है तो वो बिजनेस करने के लिए आए तो उसको बिजनेस वीजा की भी क्या होगी जरूरत। और एमओए पे सब्सक्राइबर्स के क्या आते हैं साइन। अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो मिनिमम 1 शेयर तो उसके सब्सक्राइबर को लेना पड़ेगा। फिर एक डिक्लेरेशन आती है कि कंपनीज एक्ट के जितने भी प्रोविजंस थे इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सब फॉलो हो चुके हैं। अभी डिक्लेरेशन देता कौन है, जो कंपनी बना रहा है, प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए, एओए में जिनका नाम मैनेजर, डायरेक्टर, सीएस के भी यहाँ पे गिवन है। फिर एक और डिक्लेरेशन आती है सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए एंड एओए में फर्स्ट डायरेक्टर्स के नेम से। क्या सब डिक्लेरेशन है, सर हमें कभी भी किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया है, सजा नहीं मिली है इन रिलेशन टू फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट। हम कभी भी किसी कंपनी से रिलेटेड फ्रॉड, मिसफीसेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए पिछले 5 सालों में गिल्टी नहीं पाए गए। हमने जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो केवल सत्य वचन है, मतलब ट्रू एंड करेक्ट। पर अगर ये झूठ बोलेंगे तो 447 कंपनीज एक्ट में जाके फंस जाएंगे। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए, नेम, सरनेम, फादर्स मदर्स नेम कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ, नेशनैलिटी, ये तो होती है। पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स नेम्ड इन एओए, देखो नेम, एड्रेस, पैन, नेशनैलिटी, पर डायरेक्टर तो क्या चाहिए, डिन। जिसको डायरेक्टर अपॉइंट करे उसकी कंसेंट लो फॉर्म DIR 2 डायरेक्टर 2 में, और ये कंसेंट ROC को में क्या करनी होगी, फाइल करनी होगी फॉर्म DIR 12 में। ये है फाइनल के, पर इन्होंने अभी यहाँ पर दे दिए। फिर टेम्पररी एड्रेस, जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस आपका सेटअप नहीं हो जाता है वो भी दे दो, फीस दे दो। कंपनी ये सारे डॉक्यूमेंट फीस के साथ ROC को देगी, ROC चेक करेगा, सेटिस्फाइड हो गया तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेगा, कंपनी का नाम अपने रिकॉर्ड में लिखेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसके साथ दे देगा, सिन के साथ। कंपनी की ड्यूटी है ये सारे डॉक्यूमेंट जो ROC को फाइल किए उसकी एक कॉपी अपने पास रिजर्व करके रखेगी जब तक कि उसका वाइंडिंग अप ना हो जाए। अब ये जो सिन है ये 21 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट डिजिट में देखो आप अनलिस्टेड हो या लिस्टेड हो ये आएगा। नेक्स्ट 5 डिजिट ओनली नंबर, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां तो आपके पास स्कोप होना चाहिए। नेक्स्ट 2 डिजिट नेम ऑफ स्टेट, जैसे राजस्थान होता तो RJ। नेक्स्ट 4 डिजिट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो भी है। नेक्स्ट 3 डिजिट आप कौन सी कंपनी बना रहे हो, पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो PLC, प्राइवेट बना रहे हो तो PTC, फॉरेन कंपनी बना रहे हो तो FTC, गवर्नमेंट कंपनी बना रहे हो तो GOI। सेक्शन 8 कंपनी NPO, NPL। लास्ट 6 डिजिट ये आपके क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस तरीके से आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट। रिवीजन वीडियो में देखो कुछ मेरे स्टूडेंट पढ़ाए हुए उनको मैंने प्रॉपर नोट्स, क्वेश्चन और सब करा रखे हैं, तो उनके लिए तो वैसे ही फायदेमंद है। और बेटा अगर आप लोग कहते हैं इसमें बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो, आपने थ्योरी प्रॉपर वे से नहीं पढ़ी, तो केवल रिवीजन वीडियो से काम नहीं होगा। इन पे क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप होता है वो आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस आपके लिए कहते हैं इसमें लॉटरी भी है और आपका नुकसान भी करा सकते हैं। तो उसके लिए पहले प्रॉपर क्लास आपको लेनी चाहिए। मेरे से लेनी है तो आप टेलीग्राम पर कहते हैं इसमें मेरे व्हाट्सएप डाल दो। VSI में हो तो मैं ऑलरेडी वहां पर कहते हैं इसमें पढ़ाता ही हूँ, तो कोई वैसे जरूरत नहीं, VSI से काम हो जाएगा। सेक्शन 9 इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो देखो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कौन सी डेट से इनकॉर्पोरेट होती है, जो COI में गिवन है। सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए, ये फर्स्ट मेंबर्स भी हैं, प्लस फ्यूचर मेंबर्स जो टाइम टू टाइम कहते हैं इसमें मेंबर बनते रहेंगे, वो सब क्या बन जाएंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब हम ऐसे पब्लिक होते हैं फिर अपन एक कॉर्पोरेट बन जाते हैं, मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, तो उस सेंस को क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। फिर कंपनी अपने नेम से ट्रांजैक्शन बना सकती है, कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा, सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगी, कंपनी लायबिलिटी और भी इनकर कर सकती है।
इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बाय फर्निशिंग फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। सप्रेस करना मतलब हाइड करना। गलत डेटा से अगर कंपनी बना ली गई तो ये तो आरओसी की भी गलती है, उसको देखना चाहिए था। तो बनाने वाले पर्सन तो वही 447 फॉर फ्रॉड के लिए जाएंगे। पर आरओसी को जिस दिन अपनी गलती पता चली तो आरओसी जाता है ट्रिब्यूनल के पास, सर गलती हो गई। अब ट्रिब्यूनल को कोई भी एक्शन लेना है तो पहले पार्टीज को सुनना है। तो ट्रिब्यूनल नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कंपनी एंड जो भी अदर पर्सन उनको देगा। फिर अगर कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन बनाया तो उस पर ध्यान देगा, वो क्या है वो अभी मैं समझाऊंगा। फिर क्या ऑर्डर देगा। देखो कभी भी प्रॉब्लम कंपनी में नहीं होती है, प्रॉब्लम किस में होती है, उसको रन करने वाले पर्सन में। तो हम कंपनी के रॉन्ग मैनेजमेंट को बाहर फेंक देंगे और नए बंदे अपॉइंट कर देंगे। तो कंपनी का मैनेजमेंट का रेगुलेशन फ्यूचर में कौन कर रही है, ट्रिब्यूनल। एमओए एओए में कोई चेंज करना है, ये ऑर्डर भी कौन दे सकती है, ट्रिब्यूनल। चलो इससे नया रॉन्ग होना रुक जाएगा, पर अभी तक जो रॉन्ग हो उसकी रिकवरी के लिए मेंबर्स की लायबिलिटी को क्या बना देंगे, अनलिमिटेड। फॉल्स डेटा से कंपनी बनी है पर अभी तक उसने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो ट्रिब्यूनल आरओसी को कहेगा कंपनी का नाम अपने रजिस्टर से हटा दो। और बिजनेस स्टार्ट हो गया तो फिर उसको खत्म भी करना है, तो कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर देंगे। तो मतलब ट्रिब्यूनल चेक करेगी कि कोई ट्रांजैक्शन इनकॉर्पोरेशन के बाद बनाया गया है या नहीं। नहीं बनाया गया तो सी वाला ऑर्डर, बना लिया गया तो उसको खत्म कराने के लिए डी वाला ऑर्डर। सेक्शन 4 एमओए। एमओए को चार्टर ऑफ कंपनी कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ राइट्स। ये एक्सटर्नल मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट है और एओए इंटरनल मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट है। तो क्लॉज 56 में एमओए की डेफिनेशन क्वेश्चन नहीं बनता, जिसको एमओए के नाम से बनाया। जैसे जैसे कंपनी चेंज होते गए हम भी उसको चेंज करते गए। ये बेस डॉक्यूमेंट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड टुगेदर विद एओए ये क्या कर देता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप कर देता है। ये एमओए के 6 क्लॉज है, ओपीसी होती तो नॉमिनी क्लॉज करके 7 क्लॉज हो जाते हैं। फॉर्मेलिटीज फॉर मेकिंग एमओए। एमओए ऑलवेज प्रिंटेड फॉर्म में होगा, मतलब हाथों से नहीं लिख सकते। पैराग्राफ्स में डिवाइड होगा, जो कॉन्जिक्यूटिवली नंबर होंगे, ये ऐसे रोमन में 1 2 3 4 5 6। फिर इस पे साइन किसके आएंगे, सब्सक्राइबर्स के, किसकी प्रेजेंस में, एक विटनेस की प्रेजेंस में। देखो एमओए एओए में मेन थिंग क्या है, उसके ऑल्टरेशन का प्रोसीजर एग्जाम में पुट अप किया जाता है। बाकी एमओए एओए पे क्वेश्चन नहीं है। ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, फिर आगे जो कनेक्शन आएगा केवल डिफरेंस कहते कनेक्ट करूंगा। बाकी यही प्रोसीजर पे अपन कहते हैं इसमें पूरा एमओए एओए का ऑल्टरेशन देखेंगे। सबसे पहला, अगर एमओए ऑल्टर हो रहा है तो कौन सा सेक्शन है, 13। एओए ऑल्टर हो रहा है तो कौन सा सेक्शन है, 14। फिर आपको मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है, ओआर या एसआर, कभी कभार बीआर से भी काम हो जाएगा। फिर आपको अप्रूवल या ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी लेना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर, ट्रिब्यूनल। फिर जब कंपनी बनी थी तो अभी अपन ने एमओए एओए किसको फाइल किया था, आरओसी को। सिमिलरली उस एमओए एओए में ऑल्टरेशन कर रहे हैं तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन किसको देंगे, अपन कहते हैं इसमें आरओसी को। ठीक, तो आरओसी को इंफॉर्मेशन किसकी देनी है, यहां हमने क्या किया, रेजोल्यूशन पास किया उसका कॉपी, यहां में अप्रूवल या ऑर्डर मिला उसका कॉपी, क्या चेंज करने जा रहे हैं एमओए एओए उसका कॉपी, विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। आरओसी है तो मैंने आपको पहले वाले रिवीजन वीडियो में बताया ज्यादातर टाइम कितना है, 30 डेज, विद प्रेस्क्राइब फीस। अब ये सारा चेंज जो किया आपने एमओए एओए में इफेक्टिव कब होगा, जब आरओसी इसका रजिस्ट्रेशन करके या तो सर्टिफिकेट देगा या फ्रेश सीयूआई। फ्रेश सीयूआई कब देगा, मैच फिक्स है, या तो कंपनी का नेम चेंज हो या कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस वन स्टेट टू अनदर स्टेट चेंज करे। जो सीयूआई में मैटर गिवन है जब वो चेंज होगा तभी तो फ्रेश सीयूआई आएगा। तो या तो नेम चेंज या रजिस्टर्ड ऑफिस वन स्टेट टू अनदर स्टेट चेंज। नेम क्लॉज, कंपनी का नेम गिवन है, नेम क्या होना चाहिए, डिजायरेबल, पहले से एग्जिस्टिंग किसी कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ट्रेडमार्क का वायलेशन नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज में लेने हैं तो पहले किसकी अप्रूवल लेनी है, गवर्नमेंट की। एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, एमसीक्यू बन सकता है।
सबसे पहला देखो प्रपोज कंपनी जो बनने जा रही है फॉर्म INC 32, और जो कंपनी कहते हैं ऑलरेडी बनी हुई है, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नेम चेंज करी तो फॉर्म रन रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम, ये नेम कितने डेज के लिए रिजर्व होगा? प्रपोज कंपनी में शुरुआत में कम डेज 20 और एग्जिस्टिंग कंपनी में 60, इन डेज में आप बाकी डॉक्यूमेंटेशन कर दो, पर इस नेम को इंक्रीज किया जा सकता है इस 20 वाले को, ओवरऑल वही 60 आ जाएगा। अगर कम फीस देना चाहते हो तो वन टाइम में 20 डेज 1000 रुपए की फीस लगेगी, तो 20 + 20 40, और बढ़वाना है फिर से तो और फीस दे दो 2000 रुपए की, तो 20 + 20 + 20 60, और एक साथ में ज्यादा फीस देने के लिए तैयार हो तो 20 + 40, पर फीस सीधी कितनी लग जाएगी 3060। अगर आपकी कंपनी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से नेम रिजर्व कराती है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? अगर अभी कंपनी बनी नहीं और ROC को बात पता चल गई तो रिजर्व नेम कैंसिल कर देगा। कंपनी बन गई और उसने बिजनेस चालू नहीं किया तो ROC उसको प्यार से कहेगा भाई अपना नेम OR पास करके चेंज कर ले। फिर उसको लगता है कंपनी मान नहीं रही तो उसका नेम अपने रिकॉर्ड से स्ट्राइक और मतलब रिमूव करने का डिसीजन भी ले सकता है, और बिजनेस कमेंस हो गया तो अब ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा। फॉल्स डेटा से कंपनी बना रहे हो मतलब इन नेम रजिस्टर करा रहे हो तो 1 लाख की पेनल्टी। ऑल्टरेशन इन नेम क्लॉज, आप अपने नेम को चेंज कर रहे हो। अब देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या चीज समझाई थी, ये नेम किसका पार्ट है? MOA का। कौन सा सेक्शन लगेगा? 13। शेयर होल्डर की अप्रूवल किसके रूल से लेनी है? SR। CG की भी अप्रूवल आपको नेम चेंज करने के लिए लेनी पड़ेगी, पर पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, प्राइवेट पब्लिक में, तो नेम में प्राइवेट इधर उधर करने के लिए CG की अप्रूवल फिर से नहीं चाहिए, क्योंकि उस कन्वर्जन के लिए ऑलरेडी अपन किसकी अप्रूवल ले लेते हैं? CG की। फिर हमें नोटिस किसको देना है? ROC को। किसका कॉपी? अभी हमने क्या पास किया नेम चेंज करने के लिए? SR का। किसका कॉपी? CG की अप्रूवल का। किसका कॉपी? अभी MOA ऑल्टर किया। कितने टाइम में? यहाँ 15 है। देखो नॉर्मली 30 है उसको याद मत करो, जहां 30 नहीं उसको याद करो विद प्रेस्क्राइब्ड फीस। अब ये नेम का चेंज कब इफेक्टिव होगा? जब ROC क्या इश्यू करेगा? ओनली सर्टिफिकेट या फ्रेश COI? नेम चेंज हो या रजिस्टर्ड ऑफिस वन स्टेट टू अनदर स्टेट चेंज हो तो क्या यूज आता है? फ्रेश COI। देखो एक बार आप प्रोसीजर, सही है। तो ROC को नोटिस दे दिया, फिर इफेक्टिव जब ROC इसका रजिस्ट्रेशन करके क्या देगा? फ्रेश COI। अब कंपनी की ड्यूटी क्या है? पुराना नाम और नया नाम रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर कम से कम 2 इयर्स तक उसको क्या करना है? मेंशन करना है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑल्टरेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, अगर कंपनी ने मैच्योर डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किए, ROC को एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट किए, तो वो नेम तब तक चेंज नहीं कर सकती जब तक ये डिफॉल्ट क्या नहीं कर देती? गुड नहीं कर देती, मतलब गलती सुधार नहीं लेती। रेक्टिफिकेशन इन नेम ऑफ कंपनी ऑन ऑर्डर ऑफ CG, कोई भी चीज रेक्टिफाई कब करनी है? जब कुछ गलती हुई। तो अगर कंपनी अनडिजायरेबल नेम से रजिस्टर्ड हो जाती है, कंपनी का नेम एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल कर रहा है, ठीक है, चाहे शुरुआत से फॉर्मेशन के टाइम पर या बाद में नेम ऑल्टर करने की वजह से, तो पहले तो कंपनी प्यार से जो कंपनी उसके मिलता जुलता नेम यूज करी उससे रिक्वेस्ट करेगी सर नेम चेंज कर लो, मान जाए तो मैटर खत्म, पर वो नहीं मान रहे तो अब कंपनी किसके पास जाएगी? CG के पास। फिर CG से ऑर्डर देगा कि भाई OR पास करके अपना नेम क्या करो? चेंज करो। वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेडमार्क का रजिस्टर्ड ओनर या प्रोप्राइटर प्यार से आपसे कहता है कि आप अपना नेम चेंज कर लो, फिर दो ऑप्शन, मान ले तो समस्या खत्म, सेक्शन 13 वॉलंटरी चेंज ऑफ नेम के भी आप पे काम हो जाएगा, पर वो नहीं मानता तो यहाँ एक टाइमिंग है,
अब ट्रेडमार्क ओनर विद इन 3 इयर्स में क्या करेगा, जिस दिन उस कहते हैं इसमें मिलते जुलते नाम वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ या वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क वाले का रजिस्ट्रेशन हुआ, विद इन 3 इयर्स में सीजी के पास जाएगा। फिर सीजी इनको कहेगी कि मेरे ऑर्डर से 3 मंथ्स में ओआर पास करके नेम चेंज कर लो। प्रोसीजर सेक्शन 16, आरओसी से नेम रिजर्व कराओ। अब क्या पास करना है, ओआर। अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद ओआर है, और वॉलंटरली कर लेते तो एसआर। आरओसी को नोटिस, वही कॉपी ऑफ ओआर, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सीजी, फिर कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड एमओए विद इन 15 डेज ऑफ चेंज, इफेक्टिव आरओसी रजिस्ट्रेशन फ्रेश यूआई दे देगा। अगर आप सीजी का डायरेक्शन मिलने के बाद भी अपना नेम रेक्टिफाई नहीं करते तो सीजी अपने साइड से आपको कहते हैं इसमें नया नेम दे देगी। फिर आरओसी अपने रिकॉर्ड में पुराना नाम हटा के नया नाम एंटर करेगा और आपको फ्रेश यूआई दे देगी। ये पेनल्टी लग जाएगी जो कोई खास काम की नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं एमओए में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज या डोमिसाइल क्लॉज। देखो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें केवल कंपनी के फुल एड्रेस के बारे में डिटेल भूल से मत सोचना कि गिवन होती है। इसमें केवल उस स्टेट का नाम गिवन होता है जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, सिचुएटेड होगा, पूरा एड्रेस नहीं। जैसे द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एक्स लिमिटेड विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में कहां पर, ये इसमें गिवन नहीं है। एमओए में चेंज का सेक्शन 13 है, हमने डिस्कस किया। तो सेक्शन 13 रजिस्टर्ड ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में कब एप्लीकेबल होगा, जब ये स्टेट चेंज होगी। जब तक ये स्टेट चेंज नहीं होगी तब तक रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज नहीं होगा सेक्शन 13 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एमओए भी चेंज नहीं होगा और फिर फ्रेश यूआई भी इश्यू नहीं होगा। अब टाइम पीरियड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस and verification of registered from office from ROC within 30 days, जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का नेम लेबल करना है, मतलब मेंशन करना है, तो कहाँ करो, रजिस्टर्ड ऑफिस के बाद कितनी लैंग्वेज में, 2 इन लेजिबल फॉर्म जो इजीली कोई रीड कर सके। फॉर डिटरमिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, कंपनी के अगेंस्ट में कौन से कोर्ट, ट्रिब्यूनल, आरओसी, आरडी के पास मैटर जाएगा, तो रजिस्टर्ड ऑफिस से सेटअप होता है। फॉर इश्यू एंड रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, रीजनल डायरेक्टर आरडी, ये आरओसी की सुपीरियर अथॉरिटी है, और इंडिया में टोटल इन 7 प्लेस पर किसका ऑफिस है, रीजनल डायरेक्टर का। ऑल्टरेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, केयरफुली सुनना, 4 सिचुएशन है रजिस्टर्ड ऑफिस में ऑल्टरेशन की। सबसे पहला विद इन लोकल लिमिट्स, मतलब एक ही सिटी, टाउन या विलेज में, यहाँ सेक्शन 13 एप्लीकेबल नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रही। छोटी सी फॉर्मेलिटी है, बीआर पास करेंगे, आरओसी को नोटिस दे देंगे 30 डेज में, फिर आरओसी आपको क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट देगा। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम आउटसाइड द लोकल लिमिट्स बट विद इन सेम स्टेट, कंपनी एक स्टेट में एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रही है, ठीक है, एसआर पास करेंगे। रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं लेनी क्योंकि यहाँ पर आरओसी एक ही है, ठीक है, और आरओसी को नोटिस दे देंगे 30 डेज में। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ वन आरओसी टू अनदर आरओसी विद इन सेम स्टेट, नॉर्मली एक स्टेट में एक आरओसी का ऑफिस होता है, पर 2 ऐसे स्टेट है जहां 2 आरओसी का ऑफिस है, एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु। अब आप महाराष्ट्र में ए आरओसी वाले जुरिस्डिक्शन से बी आरओसी वाले जुरिस्डिक्शन में जा रहे हो, तो एक ही स्टेट में 2 आरओसी, झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा को निपटाने के लिए आरओसी की सुपीरियर अथॉरिटी किसकी अप्रूवल लगेगी, आरडी की। तो आप आरडी को जिस दिन अप्लाई करोगे उसके 30 डेज में अप्रूवल दे देगा। फिर 60 डेज में आप कहते हैं इसमें वही जो ये एसआर और पास और करके सब कुछ आरओसी को नोटिस दे दो। फिर आरओसी इसका रजिस्ट्रेशन कब तक कर देगा, 30 डेज में। रिवर्स रजिस्ट्रेशन आरओसी को कब तक करना है, मैच फिक्स है 30 डेज। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो देखो स्टेट चेंज का मतलब एमओए चेंज होगा। पहले वाली तीनों सिचुएशन में एमओए चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि देखो एमओए में स्टिल नाम क्या रहता है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन अब कहते हैं इसमें महाराष्ट्र से आप गुजरात जा रहे हो, तो ये फॉर्मर स्टेट है, और ये जहां पे आपका आरोप शिफ्ट कहते हैं इसमें हो रहा है। अब सेक्शन 13 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एमओए क्या हो रहा है, चेंज। एमओए एओए में ऑल्टरेशन के लिए ज्यादातर एसआर है। फिर एसआर पास करो, सीजी को अप्लाई करो, पर सीजी ने अपनी पावर आरडी को दे दी, क्योंकि यहाँ पर भी तो देखो 2 आरओसी है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा प्रोसीजर बढ़ गया।
आरडी को आप अप्लाई करोगे तो कॉपी ऑफ एमओए प्लस उसमें क्या चेंज कर रहे हो, कॉपी ऑफ बीआर या पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए किसको ऑथराइज किए, मिनट्स जिसमें वो एसआर अप्रूव किया गया वो बता दो, तो कितने फेवर में थे कितने अगेंस्ट में थे, डिटेल आ जाएगी। क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो उनकी भी डिटेल दे दो। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट आपने आरओसी, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और इनके अथॉरिटी को दे दिए, वो भी बता दो। पब्लिकेशन ऑफ चेंज 2 न्यूज़पेपर में करो। जिस दिन सीजी को अप्लाई किया ज्यादा उससे 30 दिन पहले, उससे ज्यादा कहते हैं पुराना नहीं होना चाहिए पब्लिकेशन। सीजीआरडी विद इन 60 डेज में अप्रूवल दे देगा। फिर कहते हैं इसमें अप्रूवल देने से पहले वो मेनली क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर का एंगल भी चेक करेंगे कि उनकी कंसेंट है या नहीं, कंसेंट नहीं दे रहे तो उनका डेब्ट डिस्चार्ज कर दिया नहीं, या उनको सफिशिएंट सिक्योरिटी इश्यू कर दिया नहीं। अब कंपनी क्या करेगी, नोटिस देगी आरओसी को ऑफ ईच स्टेट, फॉर्मर भी पुरानी वाली और जहां रजिस्टर्ड ऑफिस अब शिफ्ट हो रहा है। तो यही कॉपी ऑफ एसआर, कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ सीजीआरडी, कॉपी ऑफ ऑर्डर एमओए, टाइमिंग विद इन 30 डेज। इफेक्टिव देखो स्टेट चेंज हो रही है तो ये भी तो सीओआई में गिवन होता है, तो अब यहां पर भी क्या इशू होगा, फ्रेश सीओआई। ऑब्जेक्ट लॉज, कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए कहते हैं इसमें बनाई गई है, ये किस में गिवन होता है, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में गिवन कहते हैं इसमें होता है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज, मेन ऑब्जेक्ट कंपनी के एक्सप्रेस पावर्स, एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स जो मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में मदद करते हैं, और एक अदर ऑब्जेक्ट होता है जिसका फ्यूचर में बिजनेस चालू हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्टरेशन करना है 2 एंगल। अगर अमाउंट के साथ क्वेश्चन आया कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के रूट से इतना अमाउंट लिया है, उसमें से कुछ यूज हो गया कुछ यूज नहीं हुआ, इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल प्रोसेस। तो वहां कहते हैं इसमें थोड़ी प्रोसीजर बढ़ जाएगी। और ऐसे ही कह रहा है कंपनी को इस ऑब्जेक्ट में नुकसान हो रहा था, इसकी जगह किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करिए, वो नॉर्मल सिचुएशन है तो प्रोसीजर कम है। पहले लेते हैं नॉर्मल सिचुएशन। कंपनी को ऑब्जेक्ट ए में लॉस हो रहा था, कंपनी वो ऑब्जेक्ट बी स्टार्ट करना चाहती है, तो ऑब्जेक्ट लॉज एमओए का पार्ट है, सेक्शन 13 एप्लीकेबल। एसआर पास करो, किसी अथॉरिटी की अप्रूवल नहीं लेनी, आरओसी की इंटीमेशन वही 30 डेज में, आरओसी रजिस्ट्रेशन भी 30 डेज में कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। एबनॉर्मल सिचुएशन, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस कहते हैं इश्यू किया, 1000 करोड़ ऑब्जेक्ट ए के लिए उठाया, इसमें से 100 करोड़ यूज किया। अब उसको लगा मार्केट में ऑब्जेक्ट ए की डिमांड नहीं है, तो उस पैसे को ऑब्जेक्ट बी में लगा रही है, अमाउंट करके आया तो एबनॉर्मल। तो इसके लिए सेक्शन 13 आएगा, एसआर पास करो, पोस्टल बैलेट, नोटिस फॉर एसआर में थोड़ी डिटेल बताओ, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्या था, कितना पूरा हुआ, कितना पैसा खर्च हो गया, नया ऑब्जेक्ट क्यों स्टार्ट करे उसका जस्टिफिकेशन और कहते हैं इसमें दे दो। पब्लिकेशन ऑफ चेंज 2 न्यूज़पेपर में और कंपनी की वेबसाइट पे। फिर जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, मतलब जो कह रहे हैं हमारे साथ चीटिंग हुई है, ऑब्जेक्ट ए के नाम पे पैसा लिया बी में लगा रहे हो, उनका पैसा वापस लौटा दो और आरओसी को ऐसे इंफॉर्मेशन दे दो। आरओसी फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट देगा। लायबिलिटी क्लॉज, मेंबर्स की लायबिलिटी गिवन होती है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड, ठीक है। लायबिलिटी क्लॉज में कभी ऑल्टरेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी क्लॉज किसका पार्ट है, एमओए का। एमओए की ऑल्टरेशन का कौन सा सेक्शन है, 13। आप सेक्शन 13 पूरा पढ़ लो, उसमें कहीं पर भी ये गिवन नहीं है कि लायबिलिटी क्लॉज में कहते हैं इसमें ऑल्टरेशन कैसे होगा। तो जब प्रोविजन ही नहीं बना तो आप ऑल्टरेशन घर से थोड़ी करोगे, ठीक है। लायबिलिटी क्लॉज मेंबर्स की लायबिलिटी किस चीज के बारे में बताता है, कंपनी के डेब्ट्स, मेंबर्स के डेब्ट, कंपनी का वाइंडिंग अप के टाइम पर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, मेंबर्स का एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये लायबिलिटी किससे लेंगे, कंट्रीब्यूटरी से। वाइंडिंग अप चालू होता है तो जो कंपनी के प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं उनको लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी बोलते हैं, और जो पास मेंबर्स थे उनको लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी बोलते हैं। पास मेंबर्स की मेंबरशिप खत्म होने के बाद कोई भी डेब्ट और लीजिए उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पास मेंबर की रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक चीज के लिए आती है, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप उनकी मेंबरशिप खत्म होने के 1 साल में शुरू हो गया तो जो शेयर्स पे कॉल्स नहीं चुकाई थी उसके लिए उनको फिर से लायबल किया जा सकता है। कैपिटल क्लॉज, इसे कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल बनाएगी। आपका अकाउंट्स में शेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ऑथराइज कैपिटल, फिर नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, वो कैपिटल क्लॉज का एक पार्ट होता है। कैपिटल क्लॉज में ऑल्टरेशन करना है सेक्शन 13,
61 में सिचुएशन और 64 में आरओसी को नोटिस है। ओआर पास करेंगे, आरओसी को नोटिस, ओआर की कॉपी, ऑल्टर्ड एमओए वही 30 डेज, इफेक्टिव आरओसी रजिस्ट्रेशन करके क्या दे देगा, सर्टिफिकेट। 4 सिचुएशन है जिसमें कैपिटल क्लॉज में चेंज होता है। कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। कंपनी अपने शेयर्स को सब डिवाइड या कंसोलिडेट कर रही है, तो सब डिवीजन से भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, कंसोलिडेशन से नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ जाएंगे, कम। बड़े अमाउंट के शेयर्स को छोटे अमाउंट में तोड़ दिया, उसको क्या बोलते हैं, सब डिवीजन। छोटे अमाउंट के शेयर्स को बड़े अमाउंट में क्या कर दिया, कंसोलिडेट, उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। शेयर्स को स्टॉक बना रहे हैं, स्टॉक को शेयर्स, शेयर्स को स्टॉक बनाएंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कम, स्टॉक को वापस शेयर्स बनाएंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल मैंने आपको चैप्टर 4 वाली रिवीजन वीडियो में कहते हैं इसमें करवा दिया। इश्यूड कैपिटल का जो पोर्शन पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको ऑथराइज से हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इसमें पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए आर गिवन है। नॉमिनी क्लॉज ये केवल और केवल अपन किसके लिए बनाते हैं, ओपीसी के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एमओए एओए की टेबल्स करा रहा हूं। एमओए की टेबल ए टू ई है, एओए की टेबल एफ टू जे है। टेबल्स के अंदर क्या गिवन है, फॉर्मेट, ठीक है, कि एमओए एओए में यही आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब 5+5 टेबल्स याद करनी तो मेहनत का काम है, तो देखो इसका तरीका बताता हूं। हम कौन सी कंपनी बनाते हैं, लिमिटेड अनलिमिटेड, ये तो आप जानते हो। लिमिटेड बनाएंगे तो या तो लिमिटेड बाय शेयर्स हो गया, लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय गारंटी के दो वर्जन है, हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग नो शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी के भी कितने वर्जन है, दो, हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग नो शेयर कैपिटल। तो देखो ये एक टेबल, दूसरी टेबल, तीसरी टेबल, चौथी टेबल, पांचवी टेबल, ठीक है। पहला मैच फिक्स है, एमओए की टेबल ए, एओए की टेबल एफ, क्योंकि इंडिया में मेनली यही कंपनी है, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर एमओए में ध्यान रखना है फॉर्मूला नो यस नो यस, एओए में ध्यान रखना है यस नो यस नो। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आ गई। अब लिमिटेड कंपनी का दूसरा वर्जन गारंटी कंपनी, शेयर कैपिटल विदाउट शेयर कैपिटल। एमओए में क्या है, नो यस, तो हैविंग नो शेयर कैपिटल, फिर हैविंग शेयर कैपिटल। फिर अनलिमिटेड कंपनी का वर्जन नो यस, पहले हैविंग नो शेयर कैपिटल, फिर हैविंग शेयर कैपिटल। एओए में उल्टा हो जाएगा, यस नो यस नो। एओए इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ग्रेटर चार्टर फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, बायलॉज ऑफ कंपनी। एमओए वर्सेस अगर सिचुएशन आ गया तो बड़ा भाई कौन है, एमओए, तो जीतेगा एमओए। एओए भी बिजनेस डॉक्यूमेंट है, इसको फॉलो करो। इसमें क्या गिवन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। एक्सटर्नल वाला कौन था, एमओए। अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 13 से बनी है तो उस पे कौन सी टेबल लगेगी, एफ टू जे, तो उसको फॉलो करनी है। उसके एओए में इसके कॉन्ट्राडिक्शन में कुछ भी नहीं हो सकता। जैसा आपने अकाउंट्स में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस की रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर्स पे क्या ली थी, टेबल एफ के भी आप पे, तो टेबल एफ की रेट से ज्यादा फिर वो नहीं मिल सकता। डेफिनेशन ऑफ एओए, एमओए वाली डेफिनेशन में आर्टिकल को रिप्लेस कर दो, एओए की डेफिनेशन बन जाएगी। ऑल्टरेशन इन एओए, एसआर है, सीजी को अप्लाई करो, पहले ट्रिब्यूनल को करते थे। आरओसी को नोटिस कहते हैं, इसमें दे दो, वही कॉपी ऑफ एसआर, वही कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ सीजी, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड एओए, पर यहाँ टाइमिंग कितनी है, 15 डेज, जैसे नेम में थी। इफेक्टिव आरओसी रजिस्ट्रेशन करके क्या दे देगा, एक सर्टिफिकेट। ऑल्टरेशन इन एओए, जितनी भी एओए की कहते हैं इसमें कॉपी इश्यू होगी ऑल्टरेशन के बाद, उस समय नोट डाउन किया जाएगा। और ऑल्टर्ड एओए ओरिजिनल एओए की तरह वैल्यू रखते हैं। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इन एओए, एंट्रेंचमेंट है क्या, देखो एओए अभी अपन ने देखा था किससे पास हो जाता है, एसआर। एक बार एसआर को परसेंटेज में लो 75%, हालांकि मैंने आपको बता रखा है 3 टाइम्स है, पर यहाँ 75% लो। एसआर 75% पे पास होता है। सपोज करो कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर 80% है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर 20% है, तो बड़ा रेजोल्यूशन एसआर है, तो ये ही तो मिलकर पास कर सकते हैं, तो ये लोग इस पे ध्यान ही नहीं देंगे। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। वो क्या कहता है कि भाई मान लिया एओए नॉर्मली किससे पास हो जाता है, एसआर से, पर ये भी तो बेचारे शेयर होल्डर है, इनके भी तो वोट को वैल्यू देनी है,
तो जब एओए का ऑल्टरेशन मोर देन एसआर, मतलब 75% से ज्यादा, तो उसका पास होना क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्टिव हो जाएगा। तो उस प्रोविजन को क्या बोलते हैं, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन एओए में आता कैसे फर्स्ट टाइम, या तो जब कंपनी बन रही होती है फॉर्मेशन के टाइम पर, या फिर एओए ऑल्टर कर लो। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को एओए में लाने के लिए पब्लिक कंपनी तो एसआर पास कर देगी, प्राइवेट कंपनी में सारे मेंबर्स की कंसेंट लगेगी। आरओसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। फॉर्मेशन के टाइम पर कंपनी बन रही है, वही अपना ई फॉर्म INC 32, सब्सिक्वेंटली फॉर्म MGT 14, ये सेक्शन 117 में भी मैंने चैप्टर 7 में बताया था। एमओए वर्सेस एओए, डिफरेंस क्या है। एमओए फंडामेंटल कंडीशंस बताता है कंपनी को बनाने की, और कंपनी का आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ कनेक्शन जोड़ता है। एओए रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनल मैनेजमेंट के बताता है, और एक कंपनी का कनेक्शन अपने मेंबर से, मेंबर का कनेक्शन मेंबर से जोड़ता है। सुप्रीमेसी, देखो एमओए में कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती जो लॉ के कॉन्ट्राडिक्शन में हो। एओए में कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती जो लॉ एज वेल एज एमओए के कॉन्ट्राडिक्शन में हो। तो अपने आप ही एमओए क्या हो गया, सुपीरियर हो गया। अल्ट्रा वायरस, एमओए से बाहर निकलेंगे तो ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायरस है, एओए से बाहर निकले तो ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायरस नहीं है, क्योंकि मेंबर्स एओए ऑल्टर करके कहते हैं इसमें उस ट्रांजैक्शन को वैलिड भी बना सकते हैं। कंपनीज एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए, ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज एक्ट सुपीरियर होता है किससे, एमओए एओए एग्रीमेंट मेड रेजोल्यूशन पास से। पर आपको मैंने सेक्शन 43 47 करवाया था चैप्टर 4 वाले रिवीजन वीडियो में, सम टाइम एओए सुपीरियर देन कंपनीज एक्ट, और एओए के पास इतनी औकात कैसे है, खुद कंपनीज एक्ट ने दी है। सेक्शन 10 इफेक्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ एमओए इन एओए या बाइंडिंग फोर्स ऑफ एमओए इन एओए। मेन पार्टी देखो कौन है, एओए। जिस दिन कहते हैं इसमें कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, उसी के साथ एओए का भी रजिस्ट्रेशन हो गया। तो लॉ क्या मानते, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया किसके बीच में, कंपनी एंड मेंबर्स। तो एओए के प्रोविजन से कंपनी मेंबर्स के लिए बाउंड है, मेंबर्स कंपनी के लिए बाउंड है। पर एओए के प्रोविजन से कंपनी आउटसाइडर के लिए बाउंड नहीं है, चाहे वो प्रोविजन किसको कुछ राइट दे रहे हैं, आउटसाइडर को कोई फर्क कहते हैं इसमें नहीं पड़ता। तो कंपनी मेंबर्स के लिए बाउंड है, तो जो मेंबर्स के राइट है वो कंपनी की ड्यूटी है। मेंबर्स कंपनी के लिए बाउंड है, मेंबर्स की मेनली ड्यूटी क्या है, कॉल्स पे करने की, नहीं करेंगे तो कंपनी का राइट क्या है, फॉरफीचर कर लेगी। मेंबर्स एक दूसरे के लिए बाउंड है, तो एक दूसरे के राइट वायलेट नहीं करना चाहिए। और कंपनी बाउंड है ओनली टू मेंबर्स, पर किसके लिए नहीं है, आउटसाइडर के लिए नहीं, एओए के प्रोविजन से। क्या ये तो एग्जांपल है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा, केयरफुली देखो, सेक्शन 10 ए कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, पर वो भी कौन सी, जिसका इनकॉर्पोरेशन देखो अमेंडमेंट का सेक्शन है, इस 2019 का अमेंडमेंट के बाद हुआ। तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल जो आफ्टर 2019 बनी है, अगर उसको अपना बिजनेस कमेंस करना है या बोरोइंग पावर एक्सरसाइज करनी है, लोन और लेना है, तो पहले कहते हैं उसे एक डिक्लेरेशन आरओसी को अपने इनकॉर्पोरेशन से 180 डेज में फाइल करनी है कि सर सब्सक्राइबर्स ने जो शेयर लेने का प्रॉमिस किया उसका पैसा आ गया और हमने आपसे रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन करवा लिया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकते, मतलब ये डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर कंपनी को बिजनेस कमेंस करने के लिए सेक्टोरल रेगुलेटर आरबीआई, सेबी, एडा अप्रूवल लेनी है तो वो भी ले लो। अगर डिक्लेरेशन फाइल नहीं की तो बिजनेस कमेंस नहीं होगा, बोरोइंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आरओसी ने इंक्वायरी की रजिस्टर्ड ऑफिस की, पता चला कोई बिजनेस चल ही नहीं रहा, तो आरओसी कंपनी का नेम स्ट्राइक ऑफ करने का डिसीजन भी ले सकता है। ये पेनल्टी कॉन्ट्रावेंशन के लिए लग जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, देखो ये शॉर्ट में क्लासिफिकेशन है, फिर इसको अपन अभी डिटेल में चालू करेंगे। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। सबसे पहला देखो, होल्डिंग कंपनी फॉर्मेलिटी है। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, जिसकी कोई सब्सिडरी है। सब्सिडरी कंपनी पे जाओ, सब्सिडरी कंपनी कहते हैं इसमें कौन सी है, जिसमें होल्डिंग कंपनी या तो उसके बीओडी के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है, मतलब एटलीस्ट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, ऑल हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, अपॉइंट या रिमूव कर सकती है। तो होल्डिंग या सब्सिडरी आते ही सबसे पहला क्या क्लिक होना चाहिए, होल्डिंग सुपीरियर कंपनी,
सब्सिडरी इंफीरियर कंपनी है, ठीक है। तो अब होल्डिंग कंपनी सुपीरियर है, तो होल्डिंग कंपनी आपके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स एटलीस्ट अपॉइंट या रिमूव कर सकती है, या फिर होल्डिंग कंपनी के पास मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मोर देन हाफ, अबव 50%। और चैप्टर 4 में करा चुका हूं, वोटिंग पावर इक्विटी शेयर्स पे मिलते हैं, प्रेफरेंस पे नहीं। तो अगर 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर से प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड नहीं दिया तब उनके पास वोटिंग राइट आएंगे। तो हमें इसमें मेनली किसको लेना है, इक्विटी को। ये खुद के पास भी हो सकता है और सब्सिडरी को मिला के भी। अगर सब्सिडरी कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं तो वो भी होल्डिंग के अकाउंट होते हैं। और ये वोटिंग पावर ओन कैपेसिटी में होना चाहिए, फिड्यूसरी कैपेसिटी में नहीं। तो ये बता दिया मीनिंग ऑफ टोटल वोटिंग पावर। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की क्या मानी जाती है, सब्सिडरी मानी जाती है। एसोसिएट कंपनी, देखो सब्सिडरी का डेटा क्या था, अबव 50। एसोसिएट का डेटा किससे शुरू होता है, 20% से। तो अगर किसी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, यहां एसोसिएट कंपनी में टोटल वोटिंग पावर का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, या थोड़ा सा चेंज है। तो एसोसिएट कंपनी की रेंज क्या है, 20 to 50। 50 से अब निकलते हैं आप सब्सिडरी हो जाओगे, तो फिर आप एसोसिएट नहीं रहोगे। और एसोसिएट कंपनी में अपन जॉइंट वेंचर कंपनी को भी इंक्लूड करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, अब एक डेटा तो आपको आता है जिसमें 51% और मोर पेड अप कैपिटल किसके पास है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के कॉम्बिनेशन के पास। एक और है गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी क्या कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी। लिस्टेड कंपनी, बढ़िया पोर्शन, जिसकी सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर क्या होती है, लिस्टेड होती है, वो कंपनी कौन सी है, लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनियां सिक्योरिटीज लिस्ट होने के बाद भी कहते हैं इसमें क्या नहीं है, लिस्टेड कंपनी नहीं है। एक, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्ट हो, दूसरा ओनली स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी सिक्योरिटीज लिस्ट हो। देखो इसको पढ़ो, तो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज चाहे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो, या फिर आपकी इक्विटी शेयर्स ओनली स्टॉक एक्सचेंज पर है, तो वो कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड। तो सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ, देखो लिस्टेड कंपनी का, जिस कंपनी की सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल, वो लिस्टेड कंपनी है। स्मॉल कंपनी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सिंपल बेसिक। स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, मतलब अदर देन पब्लिक कंपनी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसकी पेड अप कैपिटल ये वाला डेटा फॉलो करना है, मैक्स 4 करोड़ एंड टर्नओवर मैक्स 40 करोड़। इसमें काउंट किसको नहीं करते, सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती है, ठीक है। ओपीसी एंड सेक्शन 8 कंपनी दोनों स्मॉल कंपनी नहीं होती, सॉरी ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी दोनों ही सेक्शन 8 कंपनी के बिहाफ पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, ये स्मॉल कंपनियां नहीं है। अब देखो ये जो एग्जांपल है ये रिवीजन वीडियो में नहीं कराए जा सकते, ये रनिंग क्लास का पोर्शन है, क्वेश्चंस रिवीजन वीडियो में नहीं हो सकते, फिर तो पूरी क्लास ही ले लो। रिवीजन वीडियो डेटा रिकॉल करने के लिए, मेन एग्जाम के दिन के लिए। पूरी क्लास आपको कहता है इसमें चाहिए, जहां से पढ़ रहे हो वहां से कर ले तो आपकी मर्जी, और नहीं तो तरीके से करनी है ऐसे प्रॉपर नोट्स के भी आप पे, तो कांटेक्ट मी। प्राइवेट कंपनी, देखो प्राइवेट कंपनी कहते हैं इसमें एक ऐसी कंपनी है जिसके एओए में 3 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। नंबर 1, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रेस्ट्रिक्शन है प्रोहिबिशन नहीं, मतलब शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। मैक्स मेंबर्स, ओपीसी वाली प्राइवेट कंपनी होती तो 1, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है तो 200 में काउंट किसको नहीं करना, एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो मेंबर बने, पर वो 200 में काउंट नहीं होंगे। जॉइंट शेयर होल्डर को 1 मान लो। जो पब्लिक को अपनी सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर ही नहीं सकती, प्रोहिबिट है, वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है। आज के टाइम में मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम पेड अप कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है। ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी भी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, या फिर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो किसकी सब्सिडरी है, पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी। मैक्स मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। प्रिविलेजेस या एग्जेम्पशंस एंजॉयड बाय प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी बनाने में क्या फायदा है,
इसको मैंने थोड़ा डिफरेंस के वे से भी करवाया है। तो देखो, पब्लिक कंपनी बनाते तो 7 मेंबर लगते, प्राइवेट में 2 से काम हो जाएगा। पब्लिक कंपनी बनाते तो 3 डायरेक्टर लगते, प्राइवेट में 2 से काम हो जाएगा। पहले होता था पब्लिक कंपनी बनाने में 5 लाख की पेड अप कैपिटल चाहिए थी, प्राइवेट में 1 लाख, अब ये खत्म हो गया। कॉरम प्राइवेट कंपनी में 2 से बन जाएगा, पब्लिक में स्लैब होता है 1000 मेंबर्स है कंपनी में तो 5 तक, 5000 मेंबर्स तक है तो 15 तक, अबव 5000 है तो 30 तक। 3 रेस्ट्रिक्शन से नहीं हुए प्राइवेट कंपनी लगाती है, पब्लिक नहीं। मैक्स मेंबर्स 200, वहां कोई लिमिट नहीं। नीड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसको नहीं चाहिए, पर इसको अपॉइंट करना होता है, अपन चैप्टर 10 में डिस्कस कर चुके हैं। नीड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, एनआरसी, पब्लिक कंपनी को हो सकती है पर प्राइवेट को नहीं होती। अपने ही मेंबर्स को कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस देना शेयर्स खरीदने के लिए, तो पब्लिक कंपनी नहीं दे सकती, प्राइवेट दे सकती है, ये भी चैप्टर 4 में करवा चुका हूं। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और वाइस वर्सा। कन्वर्जन क्यों हो रहा है? प्राइवेट कंपनी तो एक्सपेंशन के लिए, पब्लिक कंपनी लॉसेज में चल रही होती है, बंद होने से बचने के लिए एक तरह से प्राइवेट कंपनी बन जाती है, ताकि थोड़े कहते हैं इसमें प्रोसीजर कम हो जाए। तो देखो, एसआर पास करो, नेम ऑल्टर करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए, सीजी की अप्रूवल लो, या सीजी की कन्वर्जन के लिए अप्रूवल ले ली, तो नेम तो चेंज होना है, तो इसलिए नेम चेंज के लिए फिर से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फिर आप आरडी को कहते हैं इसमें अप्लाई करो, सीजी की कहते हैं इसमें अप्रूवल मिलने के बाद रीजनल डायरेक्टर को, एक प्रोसीजर बढ़ गया। फिर आरओसी को नोटिस दे दो, वही एसआर की कॉपी, सीजी की कहते हैं इसमें अप्रूवल की कॉपी, ऑल्टर टाइम ओए 15 डेज ऑफ चेंज, इफेक्टिव आरओसी रजिस्ट्रेशन करेगा, नेम चेंज हुआ तो फ्रेश यूआई दे देगा। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक बना रहे हो तो मिनिमम मेंबर्स बढ़ाओ, मिनिमम डायरेक्टर्स बढ़ाओ। पब्लिक से प्राइवेट बना रहे हो और अगर आपके मेंबर्स 200 को एक्सीड कर रहे थे तो उसको 200 को रिड्यूस करो। पर पब्लिक से प्राइवेट बना रहे तो अब डेटा कौन सा लगेगा? प्राइवेट वाला। तो 200 में कौन काउंट नहीं होंगे? एम्प्लॉइज एक्स एम्प्लॉइज, जॉइंट शेयर होल्डर इक्वल टू 1। ये तो एग्जांपल है। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। देखो, मेंबर्स की लायबिलिटी यहाँ तो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स है, वहां गारंटेड अमाउंट है। टाइम पीरियड फॉर कॉलिंग ऑफ लायबिलिटी शेयर्स पे कॉल्स की डिमांड कभी भी कर सकते हैं, लाइफ टाइम में भी और वाइंडिंग अप में। पर गारंटी कंपनी में गारंटेड अमाउंट की डिमांड केवल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब एसेट्स कम रह जाती है। अरेंजमेंट ऑफ इनिशियल फंड्स, ये तो मेंबर से कर लेगी, वो किससे नहीं कर सकती? मेंबर से नहीं कर सकती। शुरुआत के फंड्स कहते हैं इसमें गारंटी कंपनी, जैसे एनपीओ भी गारंटी कंपनी का एग्जांपल है। तो गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल गई, एंडोमेंट, डोनेशन, रजिस्ट्रेशन फीस, उससे करेगी। सिमिलरिटीज, वही सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन। डोरमेंट कंपनी, देखो डोरमेंट कंपनी जिसको बनाया किसके लिए गया? फ्यूचर पर्पज के लिए, ठीक है, किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। अब डोरमेंट कंपनी का बिजनेस चालू नहीं हुआ तो बिजनेस वाले इसके क्या नहीं होते? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होते, बिजनेस वाले नहीं होते, बाकी हो सकते हैं। ये डोरमेंट कंपनी और इनएक्टिव कंपनी आरओसी से डोरमेंट कंपनी का टैग लेती है। ये वाले अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है पर ये बिजनेस से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए इनको हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बोलते। देखो एक बार, एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल कंपनी, धर्मार्थ कंपनी, लाइसेंस कंपनी, पहले इनकम टैक्स एक्ट में इसका एक नाम होता था इलेक्टोरल ट्रस्ट। एनपीओ को स्टेप में समझना है। पहला, एनपीओ होता क्या है? इसको प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया, सोसाइटी की हेल्प करने के लिए हमने कुछ चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया, आर्ट्स, कॉमर्स, फिर आपका साइंस, लिटरेचर भी है पर वो मैंने लिखा नहीं है, रिलीजन, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन, इनमें से किसी फील्ड में। ये प्रॉफिट के लिए नहीं बना तो प्रॉफिट शेयर कैसे करेगा? तो ये अपनी इनकम मेंबर्स में डिवाइड नहीं कर सकता, ना तो डिविडेंड दे सकता है, ना ही वाइंडिंग अप के टाइम पर जो सरप्लस एसेट्स बच जाएगी ओवर लायबिलिटी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये इनकम फिर लगाएगा किस में? अपने ओन पर्पज में। भाई देखो, एनपीओ से पब्लिक के डोनेशन का एंगल जुड़ता है, तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है शुरुआत में हम सेवा दिखाएं और बाद में मेवा कमाएं? पॉसिबिलिटी है। उसके मिसयूज को रोकने के लिए हमने क्या रखा है, आप अपनी इनकम ना तो लाइफ टाइम में मेंबर्स को बांटोगे, ना ही वाइंडिंग अप में मेंबर्स को बांटोगे, ठीक है। अब पहला स्टेप, आप एनपीओ बनाना चाहते हो तो पब्लिक से डोनेशन का एंगल जुड़ रहा है,
तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल देने का काम छोटी अथॉरिटी को दे रखा है, आरओसी को, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का आरओसी पहले चेक कर लेगा कि एनपीओ की कंडीशंस पूरी हो रही है, तो अप्रूवल दे देगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। ये टर्म्स एंड कंडीशन किस में फिट करनी है, एमओए एओए में। अब इस एमओए एओए को चेंज करना है। एमओए बड़ा डॉक्यूमेंट, तो बड़ी अथॉरिटी आरडी की अप्रूवल लगेगी। एओए छोटा डॉक्यूमेंट, छोटी अथॉरिटी आरओसी की अप्रूवल लगेगी। अब एनपीओ बनाने के कुछ फायदे होते हैं। नेम के एंड में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना। मिनिमम पेड अप कैपिटल तो अब सबके लिए खत्म हो गया, पर एनपीओ को भी जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म इसकी मेंबर बन सकती है। एजीएम नेशनल हॉलिडे के दिन बुला सकती है, वो भी केवल 14 क्लियर डेज के नोटिस से। इनकी जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एनपीओ एज अ कंपनी, देखो आजकल स्पाइस लगता है, तो स्पाइस इस पे भी लगेगा, INC 32 स्पाइस प्लस। एनपीओ को आप ओपीसी और स्मॉल कंपनी के भी आप नहीं बना सकते, थोड़ी देर पहले बताया था। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो 2 मेंबर्स के साथ बनाओ, पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो 7 मेंबर्स के साथ बनाओ। अब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं आरओसी को देने हैं। एमओए एओए तो लगना ही है। एक डिक्लेरेशन आएगी कि सेक्शन 8 की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है, जो एनपीओ बना रहे हैं प्रैक्टिसिंग सीए सीएस सीएमए दे देंगे। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 3 इयर्स। सोर्स ऑफ इनकम, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, कहां से पैसा आएगा और कहां खर्च होगा। आरओसी सेटिस्फाइड है तो रजिस्ट्रेशन कर देगा एनपीओ एज ए कंपनी और आपको एक सीओआई दे देगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद एनपीओ के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड। एनपीओ को अनदर कंपनी में कन्वर्ट करना है, ये नई चीज है, काम आ सकती है, पर कभी भी आप उसको ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं तो प्रेफर करता हूँ नई कंपनी बना लो। एनपीओ को कन्वर्ट करने का मतलब जितना फोकट का पैसा है सब लौटाना पड़ेगा, जो खर्च नहीं हुआ है। 2 एसआर पास करने हैं, एक कन्वर्जन के लिए और एक मेंबर्स की अप्रूवल के लिए। मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दो, आरडी की अप्रूवल लो। फिर आरडी को आप कहते हैं प्रूफ दो कि सर हमने इनको भी इन्फॉर्म कर दिया, देखो ये सारे इनकम टैक्स चैरिटी कमिश्नर, फोकट का पैसा आपके पास नहीं रहेगा। अब ये चेंज आप 2 न्यूज़पेपर्स में पब्लिश कर दो और वेबसाइट पे भी बताओ। आरडी के पास 2 ऑप्शन है, या तो अप्रूवल देगा या मना कर देगा। हम अप्रूवल दिलवा रहे हैं, अप्रूवल मिल गई, फिर से एसआर पास करो अब एमओए एनएओए को चेंज करने के लिए और आरओसी को इन्फॉर्म कर दो। रिवोकेशन या कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ एनपीओ, लाइसेंस दिया किसने था, आरओसी ने, पर छीनेगा कौन, बड़ी अथॉरिटी आरडी। मैनर, पहले एनपीओ को अपन नोटिस और सुन लेंगे क्यों कर रहे हैं। एनपीओ अगर एनपीओ की टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट कर रहा है, जिन कंडीशंस के साथ लाइसेंस इश्यू हुआ था उसको वायलेट कर रहा है, मतलब उसने दिखाया सेवा कमा रहा है मेवा, ठीक है, या वो प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो लाइसेंस वापस ले लो। अब सीजी कम आरडी, एक ऑर्डर तो लाइसेंस रिवोक करने का दे सकता है, दूसरा एनपीओ के वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है। अब एनपीओ के वाइंडिंग अप के टाइम पर जो उसकी एसेट्स है वो बेचेंगे और उसका पैसा किस में ट्रांसफर कर देंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड, या फिर वो एसेट्स दूसरे सिमिलर ऑब्जेक्ट एनपीओ को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, आप एक एनपीओ का एक सेक्शन 8 कंपनी का मर्जर किस में कर सकते हो, दूसरे सेक्शन 8 कंपनी में जिनका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम। ओपीसी, एक बंदे वाली प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ओपीसी बेसिकली बनाई क्यों गई थी, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कॉर्पोरेट एडवांटेज मिलते नहीं है, तो कंट्रोल एक बंदे का ही हो पर उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट बनाया गया, ओपीसी, जिसमें एक ही बंदा क्या होता है, मेंबर होता है, जिससे कॉर्पोरेटाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो सके, एनकरेज कहते हैं इसमें हो सके। एमओए ऑफ ओपीसी में 2 बंदों के नाम है, एक सब्सक्राइबर का और एक नॉमिनी का, ठीक है। नॉमिनी स्टेप नहीं है, इसको कुछ हुआ ही आ जाएगा, तो परपेचुअल सक्सेशन ओपीसी का मेंटेन कैसे होगा, जब इसके बाद एक और बंदे का नाम गिवन हो, ठीक है। नॉमिनी जिसको भी बनाओ उसकी रिटर्न कंसेंट लो। रिटर्न कंसेंट के लिए आपको फॉर्म नंबर ध्यान रखना है INC 3, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, और जब इनकॉर्पोरेट हो रही है तो आपको ध्यान रखना है आरओसी को इंटीमेशन किस में देनी है, INC 32 इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर,
नॉमिनी की कंसेंट के बारे में। और अगर कहते हैं इसमें कंपनी बन गई तो नॉमिनी की कंसेंट जो फॉर्म आईएनसी 3 में लिए वो आरओसी को कब कहते हैं इसमें बताएंगे, फॉर्म आईएनसी 4 में। खैर सोल मेंबर नॉमिनी का नाम चेंज कर सकता है, इवन नॉमिनी भी कहते हैं इसमें अपने आप का कहते हैं इसमें नाम विड्रॉ कर सकता है। दोनों ही केस में एमओए में चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेन पार्टी कौन होता है, सोल मेंबर, ना कि नॉमिनी। मतलब नॉमिनी चेंज होने से एमओए में चेंज नहीं होगा। ओपीसी किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, ना ही वो किसी को लोन और दे सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं चला सकती। ओपीसी का मेंबर एंड नॉमिनी बनना है तो आप पहले नेचुरल पर्सन होगे, मेजर होगे, माइनर ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तीनों ही एंड है। अब चौथा, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। आपने फाउंडेशन में देखा होगा, इस पे फोकस किया था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में कितने दिन रहा, 120 डेज, हट जा। अब ये काम लेना है इंटर में, नो नीड टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इवन एनआरआई who did not reside 120 days in immediate preceding financial year in India can become member or nominee of OPC. Limitation on person to become member and nominee of OPC, एक बंदा बराबर एक ओपीसी। तो वो एक ओपीसी में क्या हो सकता है, मेंबर, और दूसरी ओपीसी में क्या हो सकता है, नॉमिनी। पर सपोज करो जिस दूसरी ओपीसी में नॉमिनी थे उसके सोल मेंबर की डेथ हो गई, तो अब आप दो दो ओपीसी के मेंबर बन रहे हो। तो जिस दिन वो डेथ हुई इसके विद इन 180 डेज में आपको डिसाइड करना है कौन सी ओपीसी आप कंटिन्यू करोगे। कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू अनदर कंपनी, आज के टाइम में बिंदास कन्वर्ट करो, कोई टेंशन नहीं है। आज ओपीसी बनाई कल कन्वर्ट कर लो, पर ऑब्वियस बात है मेंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, 1 से 2 या 7 करने पड़ेंगे, एमओए चेंज करना पड़ेगा। निधि कंपनी, जिसको निधि के नाम से बनाया, कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। निधि कंपनी अपने मेंबर से पैसा लेती है, मेंबर्स को लोन देती है, इसके लिए कोई ऐड नहीं दे सकती, कोई कहता है इसमें ब्रोकर को हायर नहीं कर सकती, क्योंकि मेंबर्स को तो इन्फॉर्म करना है, तो ये खर्चा कम हो जाता है, इसको कॉस्ट कटिंग बोलते हैं। अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड एमओए जो ट्रांजैक्शन होता है वो क्या है, अल्ट्रा वायरस। अब अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन वैलिड तो हो नहीं सकता, तो ट्रांजैक्शन क्या होगा, वॉइड एब इश्यू, वॉइड ट्रांजैक्शन से ना तो कंपनी को ना ही आउटसाइडर को कोई राइट मिलेंगे, तो एक दूसरे के अगेंस्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन वॉइड बनाया तो इसका मतलब प्रोटेक्शन किसका हो जाएगा, शेयर होल्डर क्रेडिटर्स का, उनका पैसा अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन में यूज नहीं आएगा, ये तो केस है। आज के टाइम में अल्ट्रा वायरस का पर्पस क्या हो गया, डिफीट, क्योंकि आज के टाइम में कंपनी प्रोस्पेक्टिवली प्रेजेंट एंड फ्यूचर इफेक्ट से अपना एमओए चेंज कर सकती है, तो पहले वो अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन बनाएगी नहीं, पहले एमओए चेंज कर देगी। अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन बियॉन्ड एमओए वॉइड है, बियॉन्ड एमओए विद इन एओए वो शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं, मतलब एओए से बाहर है और एमओए के अंदर है, वो वॉइड नहीं होता। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, देखो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, इंप्लाइड नोटिस। जिस दिन एमओए एंड एओए का रजिस्ट्रेशन हुआ उसका नोटिस सबको मान लिया जाता है, तो जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको पहले क्या करना चाहिए, एमओए एओए पढ़ना चाहिए। वो नहीं पढ़ रहा है तो भी लॉ क्या मान रही है कि उसने पढ़ लिया, तो अब बर्डन किस पे जा रहा है, आउटसाइडर पे जा रहा है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और टर्कवार्ड्स रूल, हमने आउटसाइडर से क्या एक्सपेक्टेशन की, एमओए एओए पढ़ लो, चलो उसने पढ़ लिया, पर एमओए और एओए का कोई प्रोविजन कॉम्प्लाई नहीं हुआ, इसके बारे में आउटसाइडर नहीं जानता, तो ये गलती किसकी नहीं है, आउटसाइडर की नहीं, क्योंकि वो प्रोविजन कॉम्प्लाई किसको करना था, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को, उसी को तो अपन क्या बोल रहे हैं, इंडोर मैनेजमेंट। तो देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके फेवर में जाता है, कंपनी के, और इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर में जाता है, आउटसाइडर के, जिसको किसकी नॉलेज है, एमओए एओए की, और इंटरनल इरेगुलरिटी की नॉलेज नहीं है। तो ये देखो दोनों ही उल्टी बातें करते हैं, तो इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन का मतलब क्या एप्लीकेबल होगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो ये 3 एक्सेप्शन है, मेन तो उन्होंने 5 बना दिया, फालतू है, मेन 3 है। आपको इंटरनल इरेगुलरिटी की नॉलेज है, तो क्या आपको ट्रांजैक्शन में एंटर होना चाहिए था, नहीं।
फिर भी आप एंटर हो रहे हो तो इंडोर मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक्सेप्शन का मतलब क्या लगेगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आउटसाइडर नहीं जीतेगा, कौन जीतेगी, कंपनी। नेग्लिजेंस और सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, अगर आउटसाइडर थोड़ी भी इंक्वायरी एफर्ट करता, उसे उस इरेगुलरिटी की नॉलेज हो सकती थी, पर वो आलसी मोड में उसने इंक्वायरी नहीं की, तो ये नेग्लिजेंस है। तो गलती आउटसाइडर की सजा भी तो उसी को ही मिलेगी। फोर्जरी, फोर्जरी नलिटी है, किसी को भी कोई राइट नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी इनोसेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Act apparently outside the power of not only AOA but also MOA, दिख रहा है कि MOA से बाहर निकल रहा है, तो ट्रांजैक्शन बनाए क्यों रहे हैं? जब आपको डाउट होता है कि एजेंसी है या नहीं, मतलब ये बंदा कंपनी का एजेंट है या नहीं, तो ट्रांजैक्शन क्यों बना रहे हो उसके साथ? राइट्स ऑफ मेंबर टू हैव कॉपी ऑफ एमओए एओए एक्सेट्रा, प्रेस्क्राइब्ड फीस पे कर दो, मैक्स 10 रुपीस पर शेयर, कॉपी ले सकते हो। सेक्शन 19, सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। देखो हमने क्या पढ़ा, होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी के शेयर्स होते हैं, ये नॉर्मल है। सब्सिडरी के पास होल्डिंग के थोड़ी होंगे। तो सेक्शन 19 साफ शब्दों में कहता है सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स ना तो सब्सक्राइब कर सकती है, ना ही परचेज। सिमिलरली होल्डिंग कंपनी अपने शेयर्स अलॉट या ट्रांसफर किसको नहीं कर सकती, सब्सिडरी को, वरना अलॉटमेंट वॉइड है। पर 3 एक्सेप्शन मेन है। कब रख सकती है, अगर सब्सिडरी कंपनी के पास ये शेयर्स एलआर की पोजीशन में आए, मतलब ये होल्डिंग है सब्सिडरी, ये शेयर बेच नहीं सकती है, खरीद नहीं सकती। होल्डिंग कंपनी ने अपने शेयर्स किसी एक दूसरे पर्सन को दिए और उसने इसको नॉमिनी बना दिए और ये मर गया, तो इसके शेयर किसको चले जाएंगे, नॉमिनी को, एलआर को। सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड करिए एज अ ट्रस्टी, ओन कैपेसिटी में नहीं, ट्रस्टी की पोजीशन में अलाउड किया है। आपने क्या कहा, सब्सिडरी बनने के बाद होल्डिंग के शेयर नहीं खरीद सकते, पर अगर आपने सब्सिडरी बनने से पहले खरीद रखे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब्सिडरी कंपनी के पास होल्डिंग के शेयर्स आ गए, 3 वजह थी, एलआर, ट्रस्टी, बिफोर इट बिकेम सब्सिडरी। तो जो पहली 2 सिचुएशन है एलआर और ट्रस्टी वाली, वहां पे तो उसको होल्डिंग कंपनी की मीटिंग में वोटिंग राइट मिलेंगे, पर बिफोर इट बिकेम में वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। अगर सब्सिडरी के पास होल्डिंग के शेयर्स आ गए तो नेट नेट तो शेयर्स आएंगे। तो अब कहते हैं इसमें होल्डिंग कंपनी फ्यूचर में जब भी बोनस शेयर्स बाकी शेयर होल्डर को देगी तो सब्सिडरी को भी दे सकती है। 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, पहला देखो क्या है, सर्विस का मतलब डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है। तो कंपनी और उसके ऑफिसर्स को डॉक्यूमेंट कहां भेजेंगे, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे। ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेज सकते, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मोड, हैंड डिलीवरी कैसे भी दे दो। मेंबर्स एंड आरओसी को कंपनी कैसे भेजेगी, इसमें बस रजिस्टर्ड पोस्ट और एक्स्ट्रा अलाउड कर दो। केयरफुली समझना, कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स को कंपेल नहीं कर सकती कि इनमें से कौन से तरीके से डॉक्यूमेंट भेजो। अगर एओए में ऐसा कोई प्रोविजन बना दिया उसकी वैल्यू नहीं है, पर मेंबर्स प्रेस्क्राइब्ड फीस पे करके कंपनी को कंपेल कर सकता है कि मुझे कौन से तरीके से डॉक्यूमेंट भेजो। तो मेंबर्स कैन बट कंपनी कैन नॉट। कोरियर सर्विस, कोई पर्सन या एजेंसी है जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी देता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो रिकॉर्ड क्रिएट करता है, किस चीज के लिए वो रिकॉर्ड कैपेबल है, रिव्यू, रिटेंशन, रिट्राइवल। टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जनरल मीटिंग का नोटिस है तो आफ्टर 48 आवर्स, अपन ने कंप्यूटेशन देखी थी 21 क्लियर डेज नोटिस में, बाकी जिस दिन भेजा उसी दिन। निधि कंपनी अपने मेंबर्स को डॉक्यूमेंट भेज रही है, तो जो अमीर मेंबर्स है उनको इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट जाता है, जिनके पास मोर देन 1% ऑफ पेड कैपिटल या मोर देन 1000 फेस वैल्यू के शेयर्स है। बाकी को न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट, लोकल लैंग्वेज, नोटिस बोर्ड ऑफ निधि कंपनी पे इंफॉर्मेशन देते हैं। कंपनी की साइड से जो डॉक्यूमेंट इश्यू हुआ उस पे साइन कौन करेगा, ऑथेंटिकेशन, या तो केएमपी या ऑथराइज ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी बाय बीओडी। केएमपी एमडी, मैनेजर, डब्ल्यूटीडी, सीएस, सीईओ, सीएफओ, मैनेजर जिसके पास मैनेजमेंट की सब्सटेंशियल पावर है। एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, हुंडी, डीड एक्सेट्रा बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन। केयरफुली देखो, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, उसमें कोई डाउट नहीं, तो कंपनी के साइड से बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, हुंडी कौन एग्जीक्यूट करेगा। तो देखो, बाय द पर्सन हैविंग अथॉरिटी ऑफ इट, चाहे उसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी है चाहे इंप्लाइड, फर्क नहीं पड़ेगा। पर डीड कौन एग्जीक्यूट करेगा, वही पर्सन जिसके पास एक्सप्रेस रिटर्न अथॉरिटी है। इसमें इंप्लाइड अथॉरिटी चलेगी, इसमें नहीं, एक्सप्रेस रिटर्न अथॉरिटी वाला पर्सन। अब वो एक्सप्रेस रिटर्न अथॉरिटी देने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनेगा, या तो उसमें कॉमन सील लगा देंगे,
कॉमन सीन नहीं है तो वही 2 डायरेक्टर या 1 डायरेक्टर प्लस 1 सीएस के साइन, नो इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म, बाय बाय।